नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे खगड़िया की खबर की, जहां परवत्ता थाना क्षेत्र के परवत्ता बाजार स्थित एक जनरल स्टोर में आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। खबर है कि आग की वजह से आसपास के कई दुकानों में भी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और अधिक जानकारी की बात करेंगे खगड़िया से योगी स्वतंत्र इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, कैसे ये हादसा हुआ और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए उर्वशी, देर रात की ये घटना है और महाशिवरात्रि के पूजा में लोग लगे हुए थे और अचानक जो है किराना स्टोर में जो है आग की लपटें दिखाई देने लगी। लोग जो है वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि धू धू कर दुकान जो है और दुकान में रखा सामान जल रहा है। लिहाजा अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया गया और अग्निशमन विभाग के घंटों मशक्कत के बाद जो है दुकान में लगी आग जो है बुझी, लेकिन आजू बाजू के जो आधे दर्जन दुकान है उसको भी उसको भी क्षति पहुंचाया है। उस दुकान में भी आग लगी है। हालांकि अधिक सामान नहीं जला है, बहुत क्षति नहीं हुआ है, लेकिन एक दुकान का जिसमें पहले आग लगी थी लगभग 10 लाख का जो है सामान जो है वो जल करके राख हो गया है। फिलहाल आग बुझ गया है और लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। उर्वशी, बिल्कुल, लाखों का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखला रहे परवत्ता बाजार की घटना है, जहां पर जनरल स्टोर में भीषण आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। अहले सुबह जब लोगों को जानकारी हुई, लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों की क्षति का आकलन किया जा रहा है। सहरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। 4 चक्का वाहन लेकर बरियाही बाजार से सहरसा आ रहे एक अपराधी को भारी मात्रा में गांजा और स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की गई है। वही सूची में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलो 246 ग्राम गांजा, 39 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम सिद्धार्थ कुमार और पीयूष हंटर है, जो सहरसा का रहने वाला है। पूरी तरह से जब चेक किया गया तो गांजा तो उसके बोरे में था और उसके चेक करने से एक पिस्टल भी मिला और 5 जिंदा कारतूस मिला। ये सभी चीज़ों को 4 टोन के पास मोबाइल मिला। ये गांजे को जब यहाँ आकर के वजन करवाया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, सीजर बनी तो 10 केजी 246 किलोग्राम गांजा। सर ये स्मैक का 39 पैकेट स्मैक मिला। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शौकत अली फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शौकत, 10 किलो गांजा और स्मैक के साथ गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति ने क्या कुछ बयान दिया? इस पूरे मामले में कितने लोग संलिप्त है? हालांकि इस तरह की बात जो भी है, फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन यह व्यक्ति कोसी रेंज के डीआईजी सुदीप लांडे के द्वारा जो जारी की गई थी टॉप 10 अपराधियों का, उसमें यह अपराधी का नाम था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से 10 केजी 246 ग्राम गांजा, 39 पैकेट स्मैक की पुड़िया और एक पिस्टल 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वही अपराधी का इतिहास खंगाला जा रहा है कि इस पर और भी किन किन थाने में मामला दर्ज है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तमाम जानकारियों के लिए। तो टॉप 10 में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है और उसकी निशानदेही पर और लोगों की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है और करीब 10 किलो गांजा और स्मैक के साथ गिरफ्तारी हुई है। और पटना में खगौल थाना क्षेत्र के डीआरएम कार्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक से अपने बेटे के साथ 5 लाख रुपए निकाल कर आ रही वृद्ध महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने झोला में रखा
पैसा झपट लिया। छीना झपटी के दौरान महिला बाइक से गिर पड़ी और महिला के हाथ में चोट लग गई। पीड़ित महिला की पहचान फुलवारी शरीफ के सब्जपुरा के रहने वाले स्वर्गीय वैजनाथ राय की पत्नी शकुंती देवी के रूप में की गई है। पीड़ित महिला का बेटा अरुण कुमार ने बताया कि अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल से कैनरा बैंक से भगनी की शादी के लिए 5 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे। तभी बैंक से निकलते समय बाइक सवार बदमाशों ने अपने बाइक से पहले ठोकर मारा और रुपयों से भरा बैग छीनकर चलते बने। फुलवारी थाना जाइए, हम फुलवारी थाना गए, वहाँ से आए तो वो आके इंक्वायरी किए पुल पर आके कहाँ से छीना कहाँ से नहीं। फिर उसके बाद वो निशा रहे थे तो लोग रोकवा दिए, बोले कि इनको अब खगौल ना आना था। तो हम बोले कुछ समय आप ही ना बोले कि फुलवारी जाना है। आप लोग बाइक से थे? अच्छा। तो पटना में खगौल थाना क्षेत्र के डीआरएम कार्यालय परिसर में स्थित कैनरा बैंक से अपने बेटे के साथ 5 लाख रुपए निकाल कर आ रही वृद्ध महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने झोला में रखा पैसा झपट लिया। छीना झपटी के दौरान महिला बाइक से गिर पड़ी और महिला के हाथ में चोट लग गई। मृत महिला की पहचान फुलवारी शरीफ के सब्जपुरा के रहने वाले स्वर्गीय वैजनाथ राय की पत्नी शकुंती देवी के रूप में की गई है। मृत महिला का बेटा अरुण कुमार ने बताया कि अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल से कैनरा बैंक से भगनी की शादी के लिए 5 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे। तभी बैंक से निकलते समय बाइक सवार बदमाशों ने अपनी बाइक से पहले ठोकर मारा और लूट की वारदात को अंजाम दिया। और ये बिहार सरकार ने मार्च क्लोजिंग लूट रोकने की कवायद तेज कर दिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी किया है कि किसी भी परिस्थिति में 15 मार्च तक बकाया विपत्र कोषागार में जमा करा दे। इस संबंध में आपदा से संबंधित विपत्र ही 20 तारीख के लिए बाद कोई भी सामान्य विपत्र कोषागार में नहीं लिया जाएगा और उनका भुगतान किसी परिस्थिति में नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मरगूब, 15 मार्च तक जो बकाया विपत्र है वो जारी कराने का निर्देश दिया गया है, साथ ही मार्च क्लोजिंग लूट रोकने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए, मार्च लूट को लेकर के लगातार सरकार को शिकायत मिलती रहती और बाद में जब इस पूरे मामले का रिजोल्यूशन होता तो पता चलता है कि मार्च लूट जमकर हुई है, फिर जांच होता है। सरकार ने इस बार एक नई व्यवस्था की है। हर साल ये व्यवस्था होती थी 25 मार्च तक समान विपत्र को लिया जाता था। सरकार ने उसको घटा के इस बार 10 दिन और घटा दिया है। 15 मार्च तक समान विपत्र कोषागार में लिए जाएंगे। अगर आप कोषागार में नहीं जमा करेंगे तो आपका पैसा लेफ्ट कर जाएगा। पैसा मिलने की गारंटी फिर आपको अगले साल होगी नहीं होगी, ये अलग चीज है। लेकिन ये मार्च लूटने की कवायद, रोकने की कवायद, और इस कवायद में सरकार कितना सफल हो पाती है ये तो मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है सभी जिलाधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष को कि समान कोषागार का जो विपत्र है 15 तक आ जाए, 15 के बाद नहीं लिया जाएगा। एक दूसरा कंडीशन है कि आपदा से संबंधित विपत्र 31 मार्च तक लिए जाएंगे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन समान विपत्र 15 के बाद नहीं होगा और पैसा लेस कर जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों को मिली है। एक तरफ से समझिए कि इसमें एक चेतावनी भी है और इसमें जिम्मेदारी भी है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले, इस पूरे कदम के बाद मार्च रुक पाता है या नहीं रुक पाता है, ये देखने वाली बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारियों के लिए। वित्त विभाग ने जारी आदेश किया और 10 दिनों तक घटा दिया गया है। 15 मार्च तक अब जमा कराने का विपत्र जो है वो नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे की आशंका। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज क्या लगता है विपक्ष का मूड किस तरह का होगा? आज भी क्या सदन में हंगामे के आसार है? देखिए, विपक्ष की तरफ से जो विषय है उसको लेकर राजभवन मार्च किया गया था और ये विषय था हरिभूषण ठाकुर बुटवल जो भाजपा के विधायक हैं, उनके एक बयान पर। उनका जो बयान था अल्पसंख्यक समाज को जो है
मतदान का अधिकार उनसे खत्म कर देना चाहिए, उनसे ले लेना चाहिए। इस विषय को लेकर लगातार जो 2 दिनों से सदन में जो हंगामा चल रहा है, जो लास्ट दिन जो शिवरात्रि से 1 दिन पहले जो कही जा सकती थी परिस्थिति थी कि राजभवन मार्च विपक्षी विधायकों ने किया, वो भी पैदल मार्च किया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया इस विषय पर कि विधानसभा में जो है इस तरह की जो बात हुई है, सदन में अगर बात रखता है विपक्ष तो इसका सकारात्मक जवाब नहीं मिला, कार्रवाई ठोस कार्रवाई की जो बात हो रही है वो नहीं, इसलिए राज्यपाल को भी जो है इसका ज्ञापन दिया गया। तो आज भी जो है इस विषय को लेकर जो है विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा बनाया गया है, जब तक इस विषय पर जो है कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने ये बात रखी है। आज उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष भी जो है इस बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बजट पेश होते के समय नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे और वो बजट सत्र में शामिल बजट पेश करने के दौरान शामिल नहीं हो पाए थे। तो उनके साथ जो है आज ये हो सकता है, आज अगर तुलसी अगर आते हैं तो फिर से विरोध हो सकता है और जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कहा जा सकता है कि आरजेडी हो, वामदल हो या AIIM जो है, तमाम दलों के नेता जो है इस विषय को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश सदन में कर रही है और सदन से ये अपील कर रही है, क्योंकि कार्य मंत्रणा भी जो है इस विषय को लेकर जो है बुलाई गई थी, उसमें ये बातें हुई थी कि इस विषय पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए और विधायक पर इस तरह की कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। तो इन विषयों को लेकर आज भी जो है विधानसभा में जो है वो एक विषय बना हुआ है कि विपक्ष के लोग जो है अपना विरोध प्रकट करेंगे और सदन की जो कार्रवाई जो सामान्य रूप से कर रही है उसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, समय जो है उसमें ये विरोध में जो है वो दर्ज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारियों के लिए। आपसे पल पल की अपडेट लेने की कोशिश करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष का बयान उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन बिहारी क्या है ये सबको पता है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कल वो अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ हम देखे नहीं है, पता नहीं क्या मामला है। जब तक स्टेटमेंट हम देखें ना तो हम कैसे कमेंट करेंगे। बजट पर मेरे ख्याल से 4 तारीख को है, वाद विवाद होगी, इस पे हम अपना पक्ष रखेंगे। कल तो राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद होगा, जिस पे भी हम अपना पक्ष रखेंगे। आप देखिएगा, डबल इंजन की सरकार है। एक नई बात बता दीजिए जो आपने बजट में सुना होगा, एक भी नई बात कुछ नहीं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज वो 3रा दिन है। आज सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर राव के पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा और प्रश्नकाल भी होगा। इससे पहले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 2रा दिन यानी 28 फरवरी को सदन में शांतिपूर्ण माहौल रहा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने मंत्रियों से कई सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। स्थानीय नीति को लेकर भी मंत्रियों से सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि स्थानीय नीति के बारे में पूरा राज्य जानता है। उन्होंने कहा कि 1932 की मांग पर तत्कालीन सरकार ने अलग से एक स्थानीय नीति परिभाषित किया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने अमान्य करार दिया था। हालांकि इस मामले पर सरकार गंभीर है। हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को लेकर गंभीर है। कल यानी 3 मार्च यानी कि आज कल वित्त मंत्री रामेश्वर राव वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे और यह सत्र बेहद खास है। 3 मार्च को सदन में 11 बजे बजट पेश होगा। वहीं 4 मार्च को सदन में बजट पर वाद विवाद और प्रश्नकाल होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश जारी है। अब इस अभियान में वायुसेना भी शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बुधवार तड़के रोमानिया के लिए रवाना किया गया। तो बुधवार सुबह 4 बजे ही इस एयरक्राफ्ट ने हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की और देश की वायुसेना से ऑपरेशन गंगा में सहयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने निर्देश मिलते ही वायुसेना ने तैयारियां शुरू कर दी और इस अभियान में अपने सबसे बड़ी परिवहन विभाग C-17 ग्लोब मास्टर को लगा दिया। C-17 ग्लोब मास्टर में एक साथ 300 से 400 लोगों को लाया जा सकता है। मालूम हो कि पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात में वहां से भारतीय नागरिकों के अलावा अफगानी हिंदुओं और सिखों को भारत लाने के लिए भी वायुसेना ने विशेष अभियान चलाया था। इसमें भी वायुसेना ने अपने C-17 विमानों को लगाया था।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान झारखंड के 5 छात्र वहां से निकलकर राजधानी रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ सभी भावुक हो गए। एक दूसरे से लिपटकर मां और बच्चे रोने लगे। मां और बेटी की एक दूसरे से लिपटकर रोने का यह नजारा राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है, जब यूक्रेन से काफी परेशानी का सामना करते हुए झारखंड के 5 छात्र छात्राएं रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर अपने परिजनों को देखकर सभी रोने लगे। वतन वापसी होने पर छात्रों के चेहरे पर खुशी भी दिखी। अपनों के वापस आने पर परिजनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। लास्ट में फिर थर्ड डे हम लोग एटलीस्ट हमारे यूनिवर्सिटी से कोई नहीं था, तो हमें एंट्री नहीं, और वहाँ पे एम्बेसी वाले हमें कोई नहीं मिला, अपने इंडियन एम्बेसी कोई नहीं था यूक्रेनियन बॉर्डर पे। फिर एटलीस्ट लास्ट में हम लोग रात को 12 बजे तीसरे दिन हम लोग एंट्री किए वहाँ। मतलब 29 हो गया था नहीं, 27 को वापस लौटने के लिए किससे संपर्क किया? एम्बेसी से बात हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची में बने श्रम नियोजन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम लगातार यूक्रेन में फंसे बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब तक 156 बच्चों से संपर्क हो पाया है, जिसमें 3 बच्चे सकुशल स्वदेश वापस लौट गए हैं। लगातार परिजन भी कंट्रोल रूम से संपर्क में है और बेहद परेशान भी है। झारखंड सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके आने में खर्च हुए पैसों को वापस करने का भी ऐलान किया है और लगातार हेमंत सोरेन श्रम नियोजन विभाग से संपर्क में है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने बात की है और बच्चों को सकुशल वापस आने का आग्रह किया है। यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए किस तरह से कंट्रोल रूम में काम चल रहा है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखलाने की लगातार कोशिश करेंगे। भी हम बात करेंगे कि समस्तीपुर के शिवाजी नगर सहायक थाना क्षेत्र के बरियाहारी घाट निवासी कैप्टन गणेश नारायण सिंह के 27 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार सिंह यूक्रेन के खार्किव में फंसे हुए हैं। युद्ध की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग काफी चिंतित है। परत परिवार से रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार ने मुलाकात की और सांत्वना दिया। बगहा के रामनगर के बेलवा गांव की रहने वाली तनिषा तिवारी ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। अच्छी बात यह है कि तनिषा से इंडियन एम्बेसी ने संपर्क साधा और सुरक्षित बाहर निकालने का वायदा किया। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में NH 75 बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर कई जगहों पर ग्रामीणों निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिससे निर्माण कर रही कंपनियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गढ़वा शहर के कल्याणपुर में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण लाठी डंडे से लैश होकर सड़क पर आ गए और मुआवजा के लिए सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर काम को चालू कराया। वहीं कंपनी के लोगों ने कहा कि यह हमारा मामला नहीं है, भू अर्जन विभाग को देखना है, 2-3 दिन में यह समस्या का निदान कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यदि मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं होने देंगे। यहाँ पर रोड जाम किए हैं इसलिए कि हम लोग का मुआवजा आज 2 साल से इन लोग बरगला कर रखे हैं, नहीं दे रहे हैं। जितना भी अफसर आते हैं सब बरगला करके टाइम दे के चले जाते हैं। नदी के किनारे जो बाईपास बन रहा है वहीं पर ग्रामीणों द्वारा जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण काम रोक दिया गया था। इसी में आए हुए थे। इसमें 15 दिन पहले सीओ साहब से बात हुआ था कि इस पर जल्दी पहल करके सबको मुआवजा दिलवा देंगे, नहीं दिलवाया गया। इसी के विरोध में हम लोग काम रोके। फिर लोग जाम हटा दिया गया। सीओ साहब से बात हुआ, सीओ साहब बोले कि 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, 1 सप्ताह में। और गढ़वा से सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीणों ने NH 75 बाईपास निर्माण का जो लेकर मुआवजे की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया, आखिर क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है? जी उर्वशी, मैं बता दूं कि शहर के बगल से ही गुजर रही है NH 75 जो 4 लेन बन रहा है और जिनकी रैयतदारों की जमीन गई है। कुछ रैयतदारों का कहना है कि उन्हें अभी जो मुआवजा है वह नहीं मिला है और जबकि निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। इसी के विरोध में उन लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया और पदाधिकारियों को स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पहले भी इन लोगों ने उस स्थल पर कार्य को रोका था, तो पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था
1 सप्ताह के अंदर उन्हें जो पैसा है उनका मुआवजा को मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो अंततः बाध्य होकर उन्होंने फिर से जाम कर दिया है। लेकिन फिर पदाधिकारियों ने कहा है कि अभी नए उपायुक्त आए हुए हैं, 2 दिन का समय उन्होंने लिया है कि 2 दिन के बाद उन और जितने भी रैयतदार हैं उनका पैसा उनको दे दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। उधर बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गेंडे की मौत की जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार को इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई। वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेशा मणि ने बताया कि सूचना मिलने पर वन प्रमंडल 2 के डीएफओ डॉक्टर नीरज नारायण, एसीएफ अमिता राज, वन क्षेत्र अधिकारी महेश प्रसाद व वन कर्मियों की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। अधिकारियों ने बताया कि 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने गेंडे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और इसके साथ इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।